हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए फिजिक्स के अंतर्गत रोटेशनल मोशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ये वे क्वेश्चंस हैं जो आपके AIPMT और जो अभी नीट होता है उसके अंदर या फिर JEE मेंस में आए हुए हैं, क्योंकि इसी टाइप के 2016 और 18 के अंदर दोनों ही पेपर में आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर के जो JEE मेंस और नीट के क्वेश्चन थे उन्हीं में से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो मैं उसी लेवल की आपकी प्रिपरेशन के लिए वही क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एक मोटर कार 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से सड़क पर गति करती है। इसके पहियों की त्रिज्या 0.45 मीटर है तथा पहिए का इसके घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। यदि वाहन 15 सेकंड में विराम में आता है तब इसके ब्रेकों द्वारा पहिए पर आरोपित औसत बल आघूर्ण का परिणाम है। ये कह रहा है कि एक मोटर कार है जो 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, यानी एक घंटे में 54 किलोमीटर कोई कार चल रही है। उसका जो टायर है उसका त्रिज्या दे रखा है आपको 0.45 मीटर। ठीक है, पहिए का इसके घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, अब जो पहिया है उसको आप क्या मानोगे? अरे पहिए को आप क्या मान के चलोगे? तो पहिए को आप मान करके क्या चलोगे दोस्तों? एक तरह से डिस्क की तरह आप ले सकते हो, लेकिन हमें उसकी यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसने खुद ने जड़त्व आघूर्ण आपको दे रखा है 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर का। ठीक है, अब देखिए वाहन 15 सेकंड में रुक जाता है तो बल आघूर्ण निकालिए। बल आघूर्ण यानी कि आपको निकालना है टॉर्क। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं टॉर्क और आई एल्फा में एक रिलेशन है कि टॉर्क इक्वल टू होता है आई एल्फा। ठीक है, टॉर्क इक्वल टू आई एल्फा होता है और मेरे पास में आई तो ऑलरेडी है। आई कितना दे रखा है? 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब बचा क्या निकालना? एल्फा निकालना रहा। ठीक है, चलिए तो अब हम सीखेंगे कि एल्फा कैसे निकाले ताकि हमारा टॉर्क आ जाए। अब एल्फा के लिए हमारे पास दे रखी है चाल। चाल यानी कि रेखीय वेग v बराबर होता है ओमेगा आर। सर v ओमेगा ये क्या है? ये सब चीजें मैं पीछे के थ्योरी क्लास में समझा चुका हूं। v होता है रेखीय वेग, ओमेगा होता है उसका क्या दोस्तों? कोणीय चाल, उसकी एंगुलर वेलोसिटी, और r होती है रेडियस। तो हमारे पास में v तो है, कितना है? 54 किलोमीटर प्रति आवर, लेकिन हम जहां भी देखें मीटर प्रति सेकंड में आंसर है, तो 54 किलोमीटर को जो है मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर दूंगा। ठीक है, ओमेगा मुझे निकालना है, आर मेरे पास कितना है? 0.45 मीटर। ठीक, यहाँ से इसको करेंगे सॉल्व तो देखिए 18 तिया 54, 3 का ये 15, 15/0.45 बराबर ओमेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट उड़ेगा, यहाँ आ जाएगा 0, ये कट जाएगा तो 15 से ये कितनी बार? 100/3। ये किसकी वैल्यू आ गई? ओमेगा की। तो देखा आपने कि लीनियर वेलोसिटी यानी रेखीय वेग से मैंने कैसे कोणीय वेग को निकाला है। तो ये 100/3 आ गया हमारे पास में। ये आया है अभी ओमेगा, अभी आया क्या है? ओमेगा, लेकिन मुझे क्या निकालना है? एल्फा। ठीक है, चलो ओमेगा आ गया और टी उसने बोल दिया है कि 15 सेकंड के बाद उसको रोक देना है। इसका मतलब जो उसका ओमेगा फाइनल होगा, इसको आप इनिशियल मान लो ओमेगा नॉट, और ओमेगा फाइनल यानी कि अंतिम कोणीय वेग वो कितना करना है? हमें 0 कर देना है, तभी तो वो रुकेगा। तो ओमेगा 0 कर दिया, ओमेगा नॉट 100/3 है, टी हमारे पास 15 सेकंड है, मुझे निकालना है एल्फा। तो सीधा सा रिलेशन यूज करूंगा। आप लोगों को मैंने बताया था कि ओमेगा नॉट बराबर होता है ओमेगा प्लस एल्फा टी। ओमेगा नॉट कितना है? सॉरी, ये क्या लिख दिया? ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। ठीक है,
ओमेगा क्या करना है 0, ओमेगा नॉट कितना है 100/3 प्लस एल्फा कितना है निकाल रहा हूँ मैं भी, और टी की वैल्यू 15 सेकेंड है। यहाँ से जब एल्फा निकालोगे तो एल्फा आ जाएगा नेगेटिव का कितना आएगा दोस्तों, अरे कितना आएगा, ये कटेगा तब, ये आपके पास में आ जाएगा माइनस का 20/9, कितना आएगा 20/9। और ये सब जो एल्फा और ओमेगा होते हैं ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में है और ये रेडियन पर सेकंड में है। समझ में आ गई बात। अब देखो एल्फा मेरे पास में आ चुका है माइनस का 20/9 आ गया। ये एल्फा नेगेटिव इसलिए है क्योंकि हम गाड़ी को ब्रेक मार करके रोक रहे हैं, यानी हम उसको रोकना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे उसकी स्पीड को कम करेंगे, तो हमारा जो रिटार्डेशन हो रहा होगा यहाँ पर एक तरह से, ठीक है। हालांकि नेगेटिव साइन का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं होता है, चाहे आप पॉजिटिव लेकर के सॉल्व करिए, आंसर मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव से केवल इतना पता चलेगा, पॉजिटिव होता तो ये होता कि हम एक्सीलरेट कर रहे हैं, उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं, और नेगेटिव का मतलब ये है कि हम उसकी स्पीड घटा रहे हैं। एल्फा आ गया, आई आ चुका था, तो टॉर्क अब निकल जाएगा। क्या हो जाएगा टॉर्क, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा 3 गुणा 20/9, ये कटेगा 3 बार, ये कितना हो गया 20/3। 20/3 का मतलब कितना हुआ, 3 × 18 यानी 6.66 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास में टॉर्क बराबर कितना आ जाएगा 6.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन सेकेंड। ये आपका री-IPMT हुआ था 2015 में, उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि टॉर्क बराबर आई एल्फा एक रिलेशन याद होना चाहिए था, V बराबर ओमेगा आर दूसरा रिलेशन याद होना चाहिए था, और तीसरा जो आपका एंगुलर वेलोसिटी आपका रोटेशनल मोशन का जो इक्वेशंस है 3 मैंने आपको लिखवाया, उसमें फर्स्ट इक्वेशन था ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। ये 3 चीज़ें याद थी तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। फिजिक्स के क्वेश्चन को करने का रूल यही है कि सबसे पहले तो आप क्या करिए, सबसे पहले ये देखिए कि उसमें क्या क्या दे रखा है, फिर आप ये देखिए कि जो दे रखा है और जो पूछ रहा है उन दोनों में क्या रिलेशन है। वैसे आप लोगों के लिए मैंने कैसे सॉल्व करें न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के अंदर, उसके लिए एक वीडियो डाल रखा है, आप यूट्यूब पर तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि 4 kg और 2 kg द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक रस्सी के सिरों पर बंधी हुई है। रस्सी एक घर्षण रहित हल्की गिरनी के ऊपर से गुजरती है, ठीक है। दोनों द्रव्यमानों को प्रारंभ में स्थिर अवस्था से मुक्त किया जाता है, यानी दोनों पहले इनिशियल 0 पर थे। यदि g बराबर 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो द्रव्यमान केंद्र जो होगा यानी कि सेंटर ऑफ मास जो है उसका एक्सेलरेशन आपको निकालना है। यहाँ क्या बात हो रही है थोड़ा सा इंग्लिश में बता देता हूँ कि दो मास है और दोनों मास जो है एक रोप के मीडियम से बंधे हुए हैं। रोप से क्या हुआ है, दो मासेस को बांधा हुआ है और उनको जो है गिरनी यानी कि जो आप ये इस टाइप का जो शेप होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं अभी एकदम से कंफ्यूज हो गया, भूल रहा हूँ। तो ये जो है गिरनी इसके ऊपर से ऐसे गुजर रहे हैं। एक पिंड इधर है, मतलब एक मास इधर है और दूसरा मास इधर है। इधर मान लीजिए क्या है 4 kg वाला है और इधर जो मास है वो 2 kg का है। समझ में आ गई बात। बस ये डायग्राम है इस पूरे क्वेश्चन का। अब आपको पता है कि जो भारी होगा वो तो आएगा नीचे, यानी ये जो 4 kg है ये क्या करेगा, ये आएगा नीचे की ओर। क्या करेगा, नीचे की ओर। एक मिनट, ये जो भारी ऑब्जेक्ट है ये क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। मान लो ये जिस एक्सेलरेशन से आ रहे हैं उस एक्सेलरेशन की वैल्यू है आपके a, ठीक। तो उसी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा होगा। अब अगर नीचे वाली डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानते हैं तो ऊपर वाले को नेगेटिव मानना पड़ेगा, और ऊपर वाले को पॉजिटिव मानते हैं तो नीचे वाले को नेगेटिव। मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव, यानी ये जो 2 kg ऊपर जा रहा है इसको पॉजिटिव,
तो ये नीचे आएगा तो नेगेटिव। साइन का कोई लेना देना नहीं है, केवल याद रहना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। अब आप लोगों को पता है कि ए सेंटर ऑफ मास कैसे लिखा जाता है और वी सेंटर ऑफ मास और ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ए सेंटर ऑफ मास लिखने के लिए क्या करेंगे, m1 गुणा इसका जो एक्सेलरेशन है a, ठीक है, प्लस पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है। m1 a1 एक्सेलरेशन प्लस m2 a2 प्लस m3 m4 जितने भी हो, यहाँ दो पिंड है तो मैं दो के लिए ही लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका m1 प्लस m2। अब देखिए m1 कितना है, इसको मान लो m1 है ये, और इसको मान लो ये m2 है। ठीक है, m1 की वैल्यू कितनी है 4 गुणा a1 कितना है माइनस का a, ठीक है, प्लस m2 कितना है 2 kg इंटू a2 कितना है प्लस का a अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 4 और 2 6। अब देखो -4a प्लस 2a कितना हो जाएगा, माइनस का 2a अपॉन में 6 यानी कितना हो जाएगा माइनस का a अपॉन 3। ये क्या है, a सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का कितना आ गया है, माइनस का a अपॉन 3। ठीक है, अब ये माइनस का a अपॉन 3 तो आ गया, लेकिन मुझे अब ये a कहाँ से मिलेगा, तो a मिलेगा आप लोगों को पता है दोस्तों, इस सिस्टम के लिए जो है आप ये फॉर्मूला लगाएंगे F एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, F एक्सटर्नल का मतलब है कि इस बॉडी के ऊपर टोटल मास कितना लग रहा है और इसके ऊपर कितना मास लग रहा है और नेट फोर्स फिर कितना आ जाता है। तो इसके ऊपर जो बल लग रहा होगा वो कितना होगा, इसके ऊपर जो बल लगेगा वो होगा आपका ग्रेविटेशन की वजह से mg, इसके ऊपर भी वही बल mg होगा। समझ में आ गई बात। अब ऊपर वाले को पॉजिटिव माना है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये mg नेगेटिव में हो जाएगा। mg का मतलब कितना हुआ, अरे mg का मतलब हुआ माइनस का 4g और इधर क्या होगा प्लस का 2g। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये होगा नेट फोर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे -4g प्लस 2g इक्वल टू m कितना हो गया, पूरे के पूरे सिस्टम का द्रव्यमान कितना है 4 और 2 6 kg इंटू a तो मुझे निकालना है, यहाँ से आ रहा है -2g अपॉन में 6 बराबर a। g की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 9, तो माइनस का 2 इंटू 9 अपॉन 6 इक्वल टू a। यहाँ से जब इसको काटोगे तो a बराबर आ जाएगा माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a बराबर कितना आ गया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो इस a को आप पुट करोगे आप a सेंटर ऑफ मास में। ठीक है, तो ये लीजिए a सेंटर ऑफ मास कितना हो गया माइनस का 3 और ऑलरेडी एक माइनस साइन था अपॉन में 3 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। समझ में आई बात। पूरा सुन लीजिए वापस से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर लैब स्टैंड में पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ आधी जनता तो जो है जो कोचिंगों के चक्कर में पड़ गई है ना, जिनको ये गलत फहमी है कि बड़ी बड़ी कोचिंगें जो है हमारा सिलेक्शन करवा देगी, तो पिछली 2 वैकेंसियों का रिकॉर्ड पूछ लो और जो बच्चे सेलेक्ट हुए आपके आसपास में, मैं खुद सेलेक्ट हुआ इसलिए मुझे तो पता है, लेकिन मैंने देखा भी था कई कोचिंगों के नोट्स देखे थे और कई कोचिंगों से जो बच्चे पढ़े थे वो फिर जो है मेरे से कनेक्ट हुए थे और आज भी वो जुड़े हुए हैं। आप टेलीग्राम पर जा करके देखिए, लास्ट की जो फाइलें हैं ना वो सब लैब स्टैंड के क्वेश्चंस और उसमें वही सेंड किया हुआ है नोट्स वगैरह ही। आप जा करके देखिए टेलीग्राम को, एंड में 2018 में जब दिसंबर के अंदर की बात है। ठीक है, तो उससे आपको बाद में पता चलेगा, जब वैकेंसी चली जाएगी ना तब ये चीज़ें समझ आती है कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए समान त्रिज्या
और समान द्रव्यमान, समान तो त्रिज्या है और समान ही द्रव्यमान है, वाली वर्ताकार जो चकती और वर्ताकार वलय, चकती और वलय, चकती का मतलब क्या होता है डिस्क और वलय का मतलब होता है रिंग, की घूर्णन त्रिज्याओं का अनुपात। घूर्णन त्रिज्या का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि I बराबर एम के स्क्वायर, और यहाँ से रिलेशन आता है K बराबर √I अपॉन एम। जो ये K है, इस K को ही हम कहते हैं घूर्णन त्रिज्या या फिर परिभ्रमण त्रिज्या भी कहते हैं। अब आप लोगों को पता है कि पहली बात तो इसने बोल दिया द्रव्यमान तो समान है और त्रिज्या भी समान है। वर्ताकार चकती का I कितना होता है, यानी I ऑफ डिस्क कितना होता है, तो I ऑफ डिस्क होता है ½ mr², और रिंग का कितना होता है, रिंग का होता है mr²। बस, तो अब कुछ नहीं करना है, ये दोनों आपके पास आ गए हैं, तो आप लिखेंगे रेशियो में KD अपॉन में KR, कितना हो जाएगा √I की वैल्यू D के लिए, यानी ½ mr² अपॉन में m अपॉन √mr² अपॉन में m। ठीक है, ये m जो थी वो तो सेम है, कट जाएंगे, तो ये बचेगा क्या, देखो √½ mr² अपॉन में √mr², √mr² भी घट जाएगा, बचेगा क्या √1/2, यानी कि 1/√2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, KD अपॉन KR का रेशियो, यानी कि चकती और वर्ताकार वलय के घूर्णन त्रिज्याओं का अनुपात आएगा 1/√2, यानी ऑप्शन नंबर D। ठीक है, यहाँ भी आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर √2 मतलब 2√2⁻1 भी तो हो सकता था। नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि चकती का नाम पहले है, तो अनुपात में चकती पहले आएगी, और चकती का अनुपात आ रहा है 1, तो इसलिए 1 पहले आएगा। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो सिर्फ कैलकुलेशन थी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर त्रिज्या की वर्ताकार प्लेट के समतल के लंबवत एवं त्रिज्या की द्विभाजित करने वाले अक्ष के सापेक्ष उस प्लेट की परिभ्रमण त्रिज्या होगी। सबसे पहले बता दूं, प्लेट का मतलब आपको डिस्क ही लेना है। ठीक, पहली चीज तो ये क्लियर कर देता हूं। अब डिस्क बना देता हूं मैं, ये लो। ठीक है, इसके केंद्र से अगर जो है अक्ष गुजर रहा होता है, तब इसका I कितना होता है, तब इसका जड़त्व आघूर्ण होता है mr²/2। लेकिन इसने बोला है कि आपके जो है क्या है, त्रिज्या की द्विभाजित करने वाली, यानी ये जो त्रिज्या है इस त्रिज्या को भी द्विभाजित, यानी इस त्रिज्या का आधा, मतलब इस टोटल का r है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी r/2। समझ में आ गई बात। तो ये पूछ रहा है कि अक्ष जो है वो कहां से जा रहा है, इस बिंदु से जा रहा है। तो बताइए, तो इस अक्ष के लिए आपको पता है कि आपको यहां क्या यूज करना पड़ेगा, पैरेलल थ्योरम। मैंने बताई थी ना कि एक होती है परपेंडिकुलर थ्योरम यानी कि लंबवत थ्योरम, और एक थी हमारी समांतर या पैरेलल। क्या ये अक्ष इसके समांतर है? हाँ, क्योंकि इसने बोला है कि लंबवत भी हो और त्रिज्या को द्विभाजित करते हुए हो, यानी कि उस अक्ष से गुजर रहा होगा ना, उसी के समांतर एक और अक्ष बनाना है आपको r/2 डिस्टेंस पर। तो इसके लिए जो आपका जड़त्व आघूर्ण निकलेगा वो कितना होगा, इसके लिए जो जड़त्व आघूर्ण होगा दोस्तों आपका I at r/2, वो एक तो केंद्र से कितना है ½ mr², वो तो आएगा ही। इसमें ऐड क्या हो जाता है, m इंटू जितनी डिस्टेंस पर आपको अक्ष खिसकाया, कितनी डिस्टेंस है r/2 का होल स्क्वायर, बस ये ऐड हो जाता है और कुछ भी नहीं होता। और ये चीज़ मैं क्लियर कर चुका हूँ पीछे आपकी और भी आसान भाषाओं में, मतलब इससे भी इजी वे में और बहुत ही आराम से क्लियर करके। ये हो जाएगा mr²/4।
जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 3mr² अपॉन में 4। ये है I/r/2, ठीक है। अब आपको लेकिन पूछा क्या, परिभ्रमण त्रिज्या। परिभ्रमण त्रिज्या का मतलब क्या हुआ, अरे परिभ्रमण त्रिज्या मतलब आपसे पूछ रहा है घूर्णन त्रिज्या k, और k क्या होता है, तो I बराबर होता है mk²। I कितना है, ये रहा 3mr² अपॉन में 4 बराबर mr²। यहाँ क्या हो जाएगा, m से m कट जाएगा, और ये एक मिनट, ये k आएगा, यहाँ r नहीं आएगा। ये कितना आ जाएगा k, ठीक है। mk² बराबर में I की वैल्यू ये 3mr² अपॉन 4, m से m कट जाएगा, तो यहाँ पर जो k बराबर आएगा वो आ जाएगा r² का, तो r√3 अपॉन 4 का हो जाएगा 2, यानी कि r√3 अपॉन में 2, यही हमारा आंसर है। समझ में आ गई बात, तो यही आंसर है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, r√3 अपॉन 2, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गई बात। तो ये देखा आपने, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। आपको केवल दो थ्योरम पता होनी चाहिए, एक है लंबवत थ्योरम और एक है आपकी कौन सी, समांतर थ्योरम। पता होती है तो इजीली सॉल्व होता है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखना आप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 ग्राम द्रव्यमान और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला 300 आरपीएम की दर से घूर्णन कर रहा है। गोले को 2 पाई घूर्णन में रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण होगा। ये भी जैसा कि पहला क्वेश्चन था, आपको अगर सबसे पहले बता दूं बल आघूर्ण के लिए क्या चाहिएगा, तो टॉर्क बराबर आई एल्फा, ठीक है। अब आई और एल्फा कैसे निकलेंगे, वो आपका लुकआउट है भाई। इस क्वेश्चन ने कह दिया कि वो आपका लुकआउट है, आप निकालो अपने हिसाब से। तो देखो आई तो गोला है, और गोला है तो गोले के अक्ष से गुजर रहा है, उसके लिए जो आई होता है यानी जड़त्व आघूर्ण होता है वो कितना होता है, 2/5 mr²। में लिखवा चुका हूँ ये चीज़, ठीक है। तो इसमें तो पुट कर दो वैल्यू ताकि ये तो कंप्लीट हो। m कितना है, ये 2000 ही रखना भाई, क्योंकि डायन में दे रखा है तो ग्राम में ही चाहिएगा। r भी सेंटीमीटर में ही रखना, ये आ जाएगा 25। अब इसको एज इट इज ही रखो आप, या फिर इसको भी लो कर ही दो, ये लो 5 5 दूनी 10, यानी ये हो गया 2000 से सीधा 20,000। तो आई तो निकल गया, लेकिन एल्फा कैसे निकलेगा। अब एल्फा निकालने के लिए वही समीकरण आप लोगों को पता है, एक कि रोटेशनल मोशन में 3 इक्वेशन होती है। एक होती है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, एक होती है आपकी कौन सी दोस्तों, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, एक होती है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 एल्फा थीटा। अब यहाँ देखेंगे कि कौन सी यूज करनी है। एक गोला 300 आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना घूम रहा है, से घूर्णन कर रहा है। गोले को 2 पाई घूर्णन के बाद 2 पाई बार वो घूर्णन कर चुका, उसके बाद उसको रोक देना है। रोकना है मतलब सीधी सी बात, ओमेगा तो हो गया 0, और ओमेगा नॉट जो होगा वो आरपीएम में जब दे रखा हो तो 2 पाई एन होता है ये रिलेशन। ओमेगा नॉट बराबर होता है 2 पाई एन, और जहां 2 पाई तो आपको पता ही है, 2 क्या है कांस्टेंट है, पाई क्या है कांस्टेंट है, और एन की वैल्यू जो है वो कितने आरपीएम दे रखा है, यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट कितने दे रखे हैं 300, तो वो आप यहां पुट करोगे, ठीक है। ये आ गया आपका 600 पाई। अब ये 600 पाई है, ये मिनट के अंदर है, रेडियन पर मिनट है, इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम 60 का डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास में 10 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ओमेगा नॉट आ गया, ओमेगा आ चुका है, ठीक। अब मेरे पास में थीटा भी है। थीटा कैसे है, तो थीटा क्या होता है 2 पाई इंटू कितने रोटेशन करवाने हैं, तो 2 पाई घूर्णन में रोकना है, तो 2 पाई इंटू 2 पाई, तो कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर,
ठीक है। थीटा होता है 2 पाई इंटू घूर्णनों की संख्या। तो घूर्णन कितने करवाने थे, 2 पाई घूर्णन करवाने थे, यानी 4 पाई स्क्वायर। थीटा है, ओमेगा है, निकालना क्या है, एल्फा। बताओ टाइम नहीं है तो तीसरा रिलेशन यूज कर सकता हूं, और तो कोई कर ही नहीं सकता था मैं। तो क्या हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर। और आपको पता है कि आप इसको रोकने जा रहे हो तो एल्फा नेगेटिव ही आएगा, तो आप यहाँ डायरेक्ट नेगेटिव साइन भी यूज कर सकते हो। प्लस यूज करोगे तो एल्फा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव यूज करोगे तो एल्फा पॉजिटिव आएगा। कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं नेगेटिव यूज इसके लिए कर रहा हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं हो, नेगेटिव में आंसर आए फिर बोलो सर नेगेटिव नहीं दिख रहा, इस वजह से। ठीक, ओमेगा कितना है 0, ओमेगा नॉट कितना है 10 पाई, तो 10 पाई का कर दो स्क्वायर, माइनस 2 एल्फा निकालना है, थीटा है 4 पाई स्क्वायर। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 100 पाई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर, काटा पीटी मचा दो, पाई स्क्वायर कटा, ये कटा, कितना आ जाएगा, अरे 100/8 था, यानी कि 50/4, और 50/4 की वैल्यू कितनी होती है 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एल्फा है, ओमेगा होता है तो रेडियन पर सेकेंड, एल्फा है तो एक तरह से एक्सेलरेशन है। क्या है ये, कोणीय त्वरण ही तो है, एंगुलर एक्सेलरेशन ही तो है, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब एल्फा आ गया और आई आ गया, तो यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। टॉर्क बराबर हो जाएगा आई यानी कि 20,000 इंटू एल्फा यानी कि 12.5। इसका जब मल्टीप्लाई होगा, ये पॉइंट हटेगा तो ये 0 गया, 125 दूनी कितना होता है 250, और ये 3 0 है तो 1 2 3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 गुणा 10 की पावर 4 डायन पर सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन क्या इधर इधर कहीं दिख रहा है, नहीं, ये और ये तो गए, बचे थर्ड और फोर्थ है, कौन सा होगा अब, ये 2.5 है अगर, तो यहाँ पॉइंट लगाते ही यहाँ पर एक संख्या बढ़ जाती है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो होगा 2.5 इंटू 10 की पावर 5 डायन सेंटीमीटर। अगर हम इस पॉइंट को पीछे ले जाते तो आंसर होता थर्ड, लेकिन हमें तो पॉइंट लगाना था, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 5, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब ये पॉइंट का, ये आपने जो है 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर अगर पढ़ा है ध्यान से तो सीखा होगा, और अगर ये चीज़ें भी नहीं आती है तो जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे आप सब ये चीज़ें सीखते जाओगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। ये क्वेश्चंस का आप लोगों को जरूर जो है दोस्तों नोट्स बना लेना, सॉल्व कैसे करवा रहा हूँ, कौन सा देखो कैसे सूझ रहा है, ये तभी आपको पता चलेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से ही आपके जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो क्वेश्चन सही होंगे। सीधी सी बात बता रहा हूँ, कितना भी रट लो कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीखा है। ठीक है, चलिए, जय हिंद जय भारत।